नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फिलॉसफी ऑफ फिल्म्स। अब ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है पर मैं इसको जितना कम से कम में हो सकता है समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें एक फिल्म थ्योरी भी आती है। फिल्म थ्योरी एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो कि फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड होता है। मैंने यहाँ पे जो फिलॉसफी ऑफ फिल्म्स निकाली हैं वो मेरे अपने थ्योरीज पे बेस्ड हैं। वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगी। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद करते करते सीखी हैं और जो मुझे खुद फिल्म मेकर्स ने सिखाई हैं। 90% इसमें चीज़ें मेरी खुद की बनाई हुई हैं, तो ये सिर्फ़ आपको हेल्प करने के लिए हैं, ये सिर्फ़ स्ट्रक्चराइज़ करने के लिए हैं, जनरलाइज़ करने के लिए हैं टॉपिक। सो ये आपको हेल्प करेंगी, पर इसको आप कहीं ढूँढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, सिवाय 1-2 टॉपिक्स के आपको कहीं पे वो मिलेंगी नहीं। सो आई थिंक दैट यू शुड अंडरस्टैंड देम एज़ दे हैव हेल्प्ड मी इन माय स्क्रीन राइटिंग करियर। इनको समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, इनको थ्योरीज़ को डेवलप करने में समय लगा क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर मुझे हर जगह दिख रहा था, पर मैं उसको नाम नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने उसको नाम देना शुरू किया। तो ये पूरा चैप्टर उसी बारे में है। द फिलॉसफी ऑफ फिल्म इज अ ब्रांच ऑफ एस्थेटिक्स विद इन द डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग फिल्म। फिलॉसफी ऑफ फिल्म हैज सिग्निफिकेंट ओवरलैप विद फिल्म थ्योरी, अ ब्रांच ऑफ फिल्म स्टडीज। तो फिल्म थ्योरी के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि फिलॉसफी है, थॉट प्रोसेस है आपका फिल्म को देख के आप जो क्रिटिसाइज करते हो उस बारे में है। बट ये नॉर्मली मैं जो आपको बताने आ रहा हूँ ये फिल्म थ्योरी नहीं है, ये फिलॉसफी ऑफ फिल्म्स है जो मुझे लगता है कि यूज़ होती है मैक्सिमम फिल्मों में। तो टाइप ऑफ फिलॉसफी जो मैंने चूज़ करी है क्योंकि बहुत सारी हैं, उसमें से आती हैं बिलीफ सिस्टम, मॉरल ग्रे एरिया, ये और ने, लॉजिकल स्फीयर, मोड्स ऑफ परसुएशन, डीपर हिडन मीनिंग्स। इसके अलावा एक एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है जो कि आप फिलॉसफी में ही काउंट कर सकते हो, पर मैंने उसको एक्सक्लूड किया है क्योंकि मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था और मैं उसे डिटेल में और समझाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं इसको एक के बाद एक। बिलीफ सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक द बिलीफ सिस्टम ऑफ द कैरेक्टर एंड द बिलीफ सिस्टम ऑफ द स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि हर दुनिया की अपनी एक दुनिया होती है, और जैसे हैरी पॉटर है उसकी अपनी दुनिया है, मैट्रिक्स है उसकी अपनी दुनिया है, कभी खुशी कभी गम है उसकी अपनी दुनिया है। उसमें सब रईस लोग हैं, उसमें गरीब लोग आप भी आपको दिखते हैं तो वो रईसों की तरह रहते हुए ही दिखते हैं। काजोल का घर भी महल जैसा ही था वहाँ पे। तो आप जो फ़िल्म देख रहे हो उसकी एक दुनिया होती है और जो राइटर होता है या डायरेक्टर होता है उसकी अपनी एक पर्सनल बिलीफ होती है, उसके बेसिस पे वो कैरेक्टर और स्टोरी बनाता है। कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी बिलीफ्स होती हैं, उस बिलीफ के हिसाब से वो चलते हैं, जैसा कि रियल लाइफ में होता है। फ़िल्म में हमारा रियल लाइफ का एक आईना ही है, बट वो एक एग्ज़ैगरेटेड आईना है जिसको हम बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हैं। तो हर कैरेक्टर की अपनी एक बिलीफ सिस्टम होता है, हर स्टोरी का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है और दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं और हो सकता है ओवरलैप ना करें। हो सकता है फ़िल्म की दुनिया एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सब गुंडे लोग हों और वहाँ पे एक ऐसा लड़का आ जाए जो कि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, जो अच्छी दुनिया में बिलीव करता है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा दोनों के बीच में, जो दुनिया की बिलीफ है और जो उस कैरेक्टर की बिलीफ है। कई बार फ़िल्म इसी बारे में होती है कि कैसे वो उस दुनिया से अडैप्ट करता है या फिर उस दुनिया को अपने हिसाब से बदलता है। जैसे कि आनंद पिक्चर आप देखोगे तो उसमें जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है वो थ्रू आउट इरिटेटेड रहता है। तो इरिटेटेड इसलिए रहता है क्योंकि वो दुनिया से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वो एक आइडियल दुनिया की इच्छा रखे बैठा है जहाँ पे सब लोग अच्छे से जिए, किसी को बीमारी ना हो, अगर कोई इलाज करना चाहे तो उसका इलाज हो, डॉक्टर्स करप्शन ना करें, उसके दोस्त जो हैं वो ही पैसा ले लेके लोगों का इलाज करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, एथिक्स, मॉरल्स फॉलो नहीं करते हैं। वो उन सब चीज़ों से इरिटेटेड होता है, उसी बीच उसे आनंद मिलता है जो उसकी लाइफ़ को चेंज करता है। उससे कहता है कि लाइफ़ को जीना सीखो, इतना ज़्यादा लोड लेके नहीं जीना चाहिए, आप अपना आराम से जो चल रहा है चलने दो और अपनी ज़िंदगी जीने में निकालो, खुश रहो। बेसिकली खुश रहो, ये उसको सिखाने की कोशिश करता है। तो ये उस कैरेक्टर का बिलीफ था, यहाँ पे एक अमिताभ बच्चन का बिलीफ है और एक फ़िल्म का बिलीफ है। तो ये तीनों बिलीफ अलग-अलग हो सकते हैं। मॉरल ग्रे एरिया, लुक फॉर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स दैट विल लीड यू टू मॉरल ग्रे एरियाज़। अब मॉरल ग्रे एरिया वैसे अगर आप शब्द से मैं अभी इसको ना पढ़ूँ और मैं ऐसे ही आपको बताना शुरू करूँ तो क्या होगा मॉरल ग्रे एरिया? ग्रे शब्द का इस्तेमाल अक्सर फ़िल्मों में होता है, जैसे आप पढ़ोगे कि ग्रे कैरेक्टर है, ग्रे शेड की फ़िल्म है, ग्रे है, ग्रे है। ग्रे को क्यों यूज़ किया जाता है? ग्रे शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ग्रे एक ट्वाइलाइट ज़ोन में पड़ता है। ट्वाइलाइट ज़ोन एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दोनों को-एक्सिस्ट कर सकते हैं एक साथ। चीज़ जो एक्सिस्ट करती है और एक चीज़ जो एक्सिस्ट नहीं करती है वो एक साथ ट्वाइलाइट ज़ोन में एक्सिस्ट कर सकती है। ईविल और गुड दोनों एक साथ जहाँ एक्सिस्ट करते हैं उसे ट्वाइलाइट ज़ोन कहते हैं। ओके, वहाँ पे दोनों तरीके की लाइटें एक्सिस्ट कर सकती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसे हम ट्वाइलाइट ज़ोन कहते हैं। इस पे एक सीरीज़ भी बनी है जो आप देखना आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। पर ग्रे का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट 2 एक्सट्रीम्स ऑफ कलर पैटर्न दोनों जहाँ पे एक्सिस्ट करते हैं उसको हम ग्रे एरिया कहते हैं। तो आपकी फ़िल्मों में या तो कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा जिसको हम व्हाइट से रिप्रेज़ेंट करते हैं और कोई एक कैरेक्टर बहुत ही ख़राब होगा जिसको हम ब्लैक से रिप्रेज़ेंट करते हैं। और ब्लैक कलर नॉर्मली हम लोग ईविल से
रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात में चीज़ें दिखती नहीं हैं, ब्लैक कलर में कुछ दिखता नहीं है तो हम उसे ईविल बताते हैं। किसी के अंदर एथिक्स मॉरल्स नहीं है तो हम उसे कहेंगे काले दिल का है। कोई आदमी गलत काम करता है, अरे उसका दिल काला है। सो जो व्हाइट कलर है वो नॉर्मली अच्छी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है और ब्लैक कलर खराब चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये एक सिग्निफिकेंस है जो ह्यूमन माइंड में एग्ज़िस्ट करता है। अब ग्रे कलर वो है जहाँ पे दोनों शेड्स कहीं कैरेक्टर में होते हैं। तो ओवर द टाइम जब फ़िल्में बनती थी तो उसमें 2 ही तरह के कैरेक्टर्स होते थे, जो एक अच्छा होता था, जो एक बुरा होता था। अगर आप 50-60s की फ़िल्में उठा के देखोगे तो उसमें प्राण हमेशा विलेन होते थे, उनके अंदर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती थी। और जो हीरो होता था उसके अंदर सारी अच्छी चीज़ें होती थी। पर ओवर द टाइम पब्लिक भी इससे बोर होने लगी। इसीलिए कैरेक्टर्स को ग्रे बनाना शुरू किया, जहाँ पे कैरेक्टर्स के अंदर कुछ बुराइयाँ हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। इससे 2 फ़ायदे हुए, एक तो कुछ वेरिएशन आया, दूसरा ऑडियंस भी इससे कनेक्ट होने लगी, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसके अंदर अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों हैं। और जो बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है उसे आदमी आइडलाइज़ तो कर सकता है, उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। ग्रे कैरेक्टर्स जो हैं उससे आदमी कनेक्ट हो सकता है, उसको सोच सकता है कि यार ये मेरे जैसा ही तो है, इसके अंदर ये खामियाँ भी हैं, ये अच्छाइयाँ भी हैं तो ये खामियाँ भी हैं। तो इसलिए ग्रे कैरेक्टर या ग्रे शेड्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ क्रिटिक्स की लैंग्वेज में। लुक फॉर कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स दैट विल लीड यू टू मॉरल ग्रे एरियाज। अ मॉरल ग्रे एरिया रिप्रेजेंट्स योर कैरेक्टर विद अ चॉइस और सिचुएशन वेयर राइट एंड रॉन्ग आरंट सो क्लियर कट। अब जैसे यहाँ पे मॉरल ग्रे एरिया की बात हुई है, वहाँ पे आपके कैरेक्टर को जो चॉइस मिलती है वो राइट और रॉन्ग में क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको कोई विलेन लड़की को किडनैप करके ले गया तो एक चॉइस है आपके पास कि आपको उसको बचाना है, विच इज़ अ राइट थिंग टू डू। यहाँ पे आपको पता है आपको क्या करना है। अगर कोई आदमी किसी को मार रहा है तो आप जाके उसकी हेल्प नहीं करोगे, आपको क्लियरली पता है कि वो गलत चीज़ है, मुझे ये नहीं करनी है, आपको करप्शन नहीं करना है। पर कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ये नहीं पता होता है कि ये सही है कि गलत है। जहाँ पे कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कर रहा है और जिसको अरेस्ट कर रहा है उसने गलती तो की है पर वो आदमी बहुत अच्छा है। अब आपको ये नहीं पता है कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कानूनन तो वो सही है कि उसको अरेस्ट किया जा रहा है, पर एक्चुअली उसने वो गलती करी नहीं है। मान लो कोई औरत का कोई रेप कर रहा है और उस टाइम में वो औरत उस आदमी का मर्डर कर दे और पुलिस इनिशियल लेवल पे वेरीफाई कब करती है, हालांकि ये सेल्फ डिफेंस वाला केस होगा, पर अभी हम लीगल चीज़ों को 2 मिनट के लिए किनारे रखते हैं और पुलिस उस लड़की को अरेस्ट कर लेती है कि तुमने किसी का मर्डर किया है, क्योंकि अभी प्रूव नहीं हुआ है कि उसने रेप किया था। तो ऐसे में जब वकील होगा तो उसके पास एक ग्रे शेड ये है कि उसे लगता है कि औरत ने एक रेपिस्ट का मर्डर किया है, पर क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने मर्डर भी किया है। मैं अभी अगेन इस पे लीगैलिटी पे मत जाओ और मॉरल एथिक्स पे मत जाओ, मैं सिर्फ इस एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉरल ग्रे एरिया क्या हो सकता है, कि सही गलत में कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। अब गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, अब गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा है, पर लीगली वो चीज़ सही है, तो क्या एक आदमी उसके अगेंस्ट उसको जाना चाहिए? एक पुलिस वाला कुछ गलत कर रहा है तो क्या आपको उसको पलट के मारना चाहिए क्योंकि वो अगेंस्ट द लॉ है, पर पुलिस वाला गलत तो कर रहा है। तो राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि क्या आप उसे वहाँ पे मारो या फिर आप इंतज़ार करो और अगले दिन जाके कोर्ट में जाके अपील फाइल करो कि इस पुलिस वाले ने ऐसा किया, या फिर एफआईआर रजिस्टर करो उस चीज़ के लिए। तो कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है और क्या डिसीजन लेना है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास यही कंफ्यूजन होता है रियल लाइफ में भी कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, बिकॉज हर चीज़ के हज़ारों पहलू हो सकते हैं, हर चीज़ एकदम व्हाइट और ब्लैक में नहीं तोली जा सकती है। कोई आदमी, अब जैसे कई क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने क्राइम किया होता है, कई बार आप उनकी जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो साइकोलॉजिकली पता चलता है कि बचपन में उनके साथ काफ़ी क्राइम हुए थे जिसके नतीजतन उन्होंने आगे जाके खुद ही क्राइम करना शुरू कर दिया। तो क्या उसको इसलिए एक्सक्यूज़ करा जाना चाहिए कि उसने बचपन में बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो मापदंड उसे मिलना चाहिए, वो उसे एक स्पेस मिलना चाहिए कि क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुए हैं इसलिए उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ग्रे शेड के अंदर लेके आती हैं और जिस पे डिसीजन लेना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अल्टीमेटली डिसीजन लिया जाता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी चीज़ें होती हैं, और हम भी हमारे दिमाग का, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का, हमारे जो भी नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके हम उस चीज़ पे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। बट नॉर्मली जब ग्रे शेड की बात होती है तो यही होता है कि कन्फ्यूजन है कि वो चीज़ सही है या गलत है। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द मॉरल ग्रे एरिया ऑफ पर्सनल प्राइवेसी। परहैप्स द गवर्नमेंट रीड्स योर पर्सनल ईमेल्स विदाउट योर परमिशन। अब यही जैसे एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट आपके पर्सनल ईमेल्स रीड करती है, जो कि सर्वविदित बात है, और कई लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है और सबको पता है कि आपके व्हाट्सएप मैसेज हों या फिर ईमेल आईडीज़ हो, कुछ भी प्राइवेट नहीं है। यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट से ये सब संचालित हैं, सब कुछ रीड करती है। और क्या वो रीड करना सही है, क्या प्राइवेसी होनी चाहिए? तो आपको लगेगा कि हाँ, प्राइवेसी होनी चाहिए, मेरे पर्सनल चीज़ें हैं, पर उन्हीं मेल्स में कई बार ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पकड़ी जाती है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मेल करती है एक दूसरे को। तो वो कहाँ तक सही है? अगर गवर्नमेंट उस पे नज़र रख रही है, तो वो उन क्राइम्स को भी होने से पहले रोक सकती है। कई बार गवर्नमेंट फ़ोन टैपिंग करती है, तो उस पे भी इश्यूज़ उठते हैं कि भैया
ये फ़ोन टैप होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ़ोन टैपिंग अगेन आपका जो प्राइवेसी राइट्स है उसका हनन करता है। पर उसके अलावा अगर फ़ोन टैप नहीं होंगे तो एविडेंस भी नहीं मिलेगा और आपको ये नहीं पता चलेगा कि 2 लोग जो कुछ गलत करने जा रहे हैं वो पहले से क्या प्लान कर रहे हैं। इफ दिस एक्ट हैज़ सक्सेसफुली थ्वार्टेड टेररिस्ट अटेम्प्ट्स ऑन अमेरिकन सॉइल, इज़ इट रॉन्ग? Is the government justified in violating one citizen privacy to protect other citizens? A moral gray area like this one is perfect for generating conflict between characters throughout the course of your story. तो आपकी स्टोरी में इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट है कई बार वही आपका सेंटर पॉइंट बन जाते हैं। जो मॉरल ग्रे एरियाज होते हैं वो सेंटर पॉइंट बन जाते हैं कि आपको इस साइड जाना है इस या उस साइड जाना है, क्योंकि दोनों साइड ही मॉरलिस्टिकली सही हैं। इट विल एड रिचनेस टू योर हीरो एंड योर विलन एंड इट विल एंगेज योर रीडर। इसमें एक जो खासियत है मॉरल ग्रे एरियाज में या अपने कैरेक्टर को ग्रे बनाने में या स्टोरी को ग्रे बनाने में या अपने कॉन्फ्लिक्ट को ग्रे बनाने में, जो एक क्वेश्चन उठता है ऑडियंस के दिमाग में वही उनको परप्लेक्स रखता है थ्रू आउट स्टोरी लाइन में और सोचने पे मजबूर करता है, जिसकी वजह से वो स्टोरी को और रीड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एंड में डिसीजन किसके फेवर में हुआ। अब ये जैसे डेक्स्टर का मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है, डेक्स्टर सीरीज मैंने बहुत पहले देखी थी, वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज है, आपको भी देखनी चाहिए। नहीं देखोगे तो ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई वो नहीं है कि देखना ही है। ये एक सीरियल किलर के बारे में है जो मर्डर करता है, पर इसके फादर ने बचपन में ये पाया कि इसके अंदर मर्डरस टेंडेंसीज हैं और इसको मर्डर करना बहुत अच्छा लगता है और ये लोगों को मारता रहता है। इसके अंदर सैडिस्टिक डिजायर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसने उसको ट्रेन किया कि तुम मारो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे अंदर से जा नहीं सकती, तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम है कि तुम्हें मर्डर करना अच्छा लगता है, बट तुम क्रिमिनल्स को मारो। इससे क्या होगा कि तुम देश का भला भी करोगे और अपने जो अंदर ये पैशन है इसको शांत भी कर सकोगे। तो डेक्स्टर ओवर द टाइम जब ग्रो करता है तो वो पुलिस महकमे में काम करने लगता है, जहाँ उसको क्रिमिनल्स के बारे में पता चलता है जिनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि एविडेंस नहीं है उनके पास। तो ये उनको पहले जाके मार देता है। तो ये कहानी है और यहाँ पे फिर कुछ अच्छे पुलिस वाले आते हैं जो ये फॉलो करना चाहते हैं कि सारी चीज़ें कानून के थ्रू होनी चाहिए। फिर इसकी बहन भी है जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो भी अच्छी लॉ ऑफिसर है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है। तो अच्छी वेब सीरीज देखने के लिए अगर आप मॉरल ग्रे एरिया की बात करते हो तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो आपका लीड कैरेक्टर है जो सारी चीज़ें गलत करता है, बट उसके बाद भी उसको जस्टिफाई किया जाता है ये बोल के कि वो एटलीस्ट क्रिमिनल्स को मार रहा है। सेम हैपेंस इन ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड में उसकी हर एक गलत आदत को जस्टिफाई सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि वो पर्सनली लाइफ में कैंसर से पीड़ित है। तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता कि कोई आदमी कैंसर से पीड़ित है तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी क्राइम अपने हाथ में ले सकता है, वो जस्टिफाइड होगा क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दीवार पिक्चर में, जिसके बारे में मैंने शायद आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बताया भी है कि दीवार फिल्म में उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि कोई आदमी कोई भी रीज़न हो क्राइम कमिट नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। ये और ने इन राइटिंग यस ओपन्स डोर एंड नो क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। अब कोई लड़की है जिसको आदमी कहता है चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल के सो जा, लड़की कहते हैं हाँ, खत्म हो जाएगी कहानी। लड़की कहे नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तभी तो रेजिस्टेंस शुरू होगा, तभी तो हीरो की एंट्री होगी। अगर लड़की हाँ बोल देगी तब तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इन्हीं चीज़ों पे होता है, येस और नो के बेसिस में। अब जैसे मैं आजकल लीगल फील्ड में काम कर रहा हूँ, कोर्ट जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे केसेस देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम केसेस जो हैं वो ईगो के बेसिस पे हैं। दो पार्टी हैं लड़ रही हैं सिर्फ ईगो के बेसिस पे। अगर दोनों एग्री कर जाएं किसी चीज़ पे तो वो केस ही खत्म हो जाएगा। खासतौर पे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस हैं उसमें दोनों ही पार्टी एकदम अडिग रहती हैं, ईगो पे रहती हैं, गुस्से में रहती हैं कि हम इसको माफ़ नहीं करेंगे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। अगर दोनों में से कोई एक तैयार हो जाए या दोनों ही तैयार हो जाएंगे, चलो ठीक है एक मांडवली कर लेते हैं, एक बीच का रास्ता अपना लेते हैं, तो मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हें जज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जज भी वही काम कर रहा है, तुमको बीच का रास्ता ही दे रहा है। और कई बार जज ओवर द टॉप चले जाते हैं जहाँ पे एक पार्टी को ज़्यादा फेवर कर देते हैं। बट अगर आप लैंड केसेस देखोगे तो लैंड केसेस में भी यही होता है कि दोनों पार्टी में सिर्फ झगड़ा इस बात का चल रहा है कि मुझे सारा लैंड चाहिए, मुझे सारा लैंड चाहिए। अगर वो लालच छोड़ दें, ग्रीड छोड़ दें और वो कहेंगे चलो ठीक है डिस्प्यूट इसी चीज़ का है ना कि भाई हमारे बाप ने इतनी ज़मीन दी थी, मैं भी पूरी क्लेम कर रहा हूँ, तुम भी पूरी क्लेम कर रहे हो, आधी तुम रखो आधी मैं रखता हूँ, मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बट ईगो जो है वो आपको येस और नो कहने के लिए फोर्स करता है। और जो हमारे हीरो होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें जिनको हम हीरो कहते हैं, मतलब हमारी फिल्म का लीड कैरेक्टर होता है, उसके अंदर ईगो होगा और विलेन के अंदर भी ईगो होना ही चाहिए। अगर विलेन के अंदर ईगो नहीं होगा तो ईगो के क्लैशेस ही नहीं होंगे। अगर हीरो उसको मारने जाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा वरना तुम ये सारे गरीबों की बस्ती के जो पेपर्स हैं वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है मैं वापस कर देता हूँ। वो एकदम पुश ओवर टाइप का लड़का है, उसने कहा कि चलो मैं सबके पेपर वापस कर देता हूँ, तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसके अंदर भी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ईगो होना चाहिए। तो जब दोनों कैरेक्टर्स में ईगो होगा तभी क्लैश होगा। एक सॉफ्ट है दूसरा नहीं है तो कभी भी ईगो नहीं होगा। यहाँ पे यस और नो काम आता है। विलन कहता है नो या हीरो कहता है नो, तभी कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है। अगर दोनों यस कहेंगे तो रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा।
पर यस भी बढ़वाना पड़ता है ताकि स्टोरी भी आगे बढ़े। अगर नो ही नो चलता रहेगा तो कहीं न कहीं किसी न किसी को हार के यस करना पड़ेगा, तभी स्टोरी भी आगे बढ़ेगी। अब जैसे हीरो का गुंडा होता है, जब हीरो उसको मारता है, अब वो विलेन नहीं है मेन, पर विलेन का सब विलेन है। अब जब हीरो उसे मारता है और कहता है, "ये बहनों को छोड़ दे", और उसे मारने के बाद कहता है, तो कहता है, "ठीक है, मैं इनको छोड़ देता हूँ।" वो यस कर रहा है, पर वो जाता है फिर अपने मेन बॉस को बताता है, जिसका ईगो और ज़्यादा है। अब वो मना करेगा, "ये तुमने ऐसा किया क्यों? मैं तुम्हें ही मार देता हूँ।" तो येस और नो 2 क्वेश्चन्स हैं जिसके बेसिस पे स्टोरी आगे बढ़ती है। कहाँ येस करना है, कहाँ नो करना है, वो डिपेंड करता है कि आप फ़िल्म कैसे लिख रहे हो। नॉर्मली आप नो ज़्यादा रखते हो, येस कम रखते हो, जो कि नो के बेसिस पे स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं, और येस के बेसिस पे स्टोरी आगे बढ़ती है। नो स्टोरी को रोकती है, 2 कदम पीछे ले जाती है, तो येस स्टोरी को 3 कदम आगे लेके जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है अपनी फ़िल्म में, ताकि आपकी फ़िल्म और इंटरेस्टिंग बन सके। While you may want your characters to achieve their goals, it is important that they struggle or even fail on their way of doing so. श्रीकांत पिक्चर बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने देखी है, जिसमें कैरेक्टर को ज़्यादा मुश्किलें फेस नहीं करनी पड़ती। जो एक आम आदमी फेस करता है, उससे भी कम उस अंधे को फेस करनी पड़ी उस पिक्चर में। उसका मेन रीज़न ये है कि उसको शायद उस जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने ही बनाया था, वो अपने आप को हीरो जैसे ही पर्सनैलिटी देना चाहते थे फिल्म में, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई। बट उस आदमी की लाइफ में अंधा होने के बावजूद भी चीज़ें इतनी आसानी से हो रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद से भी मिल रहा है, गर्लफ्रेंड भी मिल रही है, अमेरिका भी जा रहा है। एक आम आदमी इंडिया का ये सब नहीं कर पाता है, एक अंधा आदमी बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहा है, व्हिच सीम्स अनबिलीवेबल, और जिसकी वजह से राजकुमार राव की बढ़िया एक्टिंग भी खराब हो गई और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आज कोई भी कहे कि श्रीकांत हम देखने गए थे, सिर्फ राजकुमार राव के लिए लोग देखने गए थे, पिक्चर बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। स्टे ओपन टू पॉसिबिलिटीज टू टेल योर कैरेक्टर्स नो, प्रैक्टिस राइटिंग अ सीन इन विच टू कैरेक्टर्स डिसएग्री एट एवरी टर्न। 2 दोस्त होंगे, 2 हीरो होंगे, वो भी एक दूसरे से किसी ना किसी बात पे डिसएग्री करेंगे। सिर्फ हीरो के दोस्त होते हैं जो सब अल्फा मेल होते हैं। हीरो अल्फा मेल होगा तो उसके सिर्फ दोस्त ही उससे एग्री करेंगे, क्योंकि उनके एग्रीमेंट और नॉ एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पैरेलल प्लॉट नहीं है। अगर हीरो का दोस्त सोचो किसी बात पे उससे एग्री ना करे, तो वो एक पैरेलल प्लॉट बन जाएगा, वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। तो कॉन्वर्सेशन एंड करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है यस करना, और ये रियल लाइफ में भी वर्क करता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसी से कॉन्वर्सेशन एंड करना है, चुपचाप उसकी हर बात पे एग्री करते चले जाओ, कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन तभी आगे बढ़ता है जब आप किसी बात पे आर्ग्यू करोगे। आर्ग्यूमेंट इज द कॉन्वर्सेशन। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, 2 लोग हर चीज़ पे एग्री करेंगे, कॉन्वर्सेशन कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो दैट इज वाई द बेस्ट वे टू एंड एन आर्ग्यूमेंट इज टू जस्ट से यस टू एवरीथिंग, और maybe is one of the best lines that you can use. Maybe it can happen, maybe it is like that. अब सामने वाला अगर भिड़ा ही पड़ा है तुमसे भिड़ने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, तो यही तरीका है कि आप मे बी और यस करके कॉन्वर्सेशन खत्म कर दो, क्योंकि वो तैयार है तुमसे लड़ने के लिए। पर अगर आप लड़ना चाहते हो तो फिर डिसएग्री करना शुरू कर दो, और फिर आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कैन यू गेट देम टू रीच अ सॉल्यूशन व्हाइल स्टिल एक्सप्रेसिंग अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। यस, यू कैन अचीव अ सॉल्यूशन व्हाइल रीचिंग टू अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, बिकॉज एक का व्यू पॉइंट सही होगा, एक का व्यू पॉइंट गलत होगा, और वो ही आपको देखना है कि किसके व्यू पॉइंट को आपको आगे बढ़ाना है। अब आपका जो लीड कैरेक्टर है उसके व्यू पॉइंट को आपको दुनिया के सामने पेश करना है, तो जाहिर सी बात है उसके व्यू पॉइंट पे आप ये कहोगे कि उसके व्यू पॉइंट से ही आपको सोल्यूशन मिल रहा है। This concept also applies to any type of antagonist. For example, a society that tries to keep a character down, a god that won't let a character exert free will, or an animal that gets in character's way. ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर ही दिया कि एंटागनिस्ट का काम ही है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना, और वो ना के जरिए ही करेगा। एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और नो और ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम, ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपका एंटागनिस्ट ही लेके आएगा हीरो के रास्ते में, ताकि वो रुक रुक के आगे बढ़े, एक स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े, फेल होते हुए आगे बढ़े। जितना वो फेल और ऑब्स्टेकल्स को फेस करेगा, उतना ही ज़्यादा वो हीरो बनता जाएगा। अब हम आते हैं मोड्स ऑफ परसुएशन में, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। द मोड्स ऑफ परसुएशन ऑफन referred to as ethical strategies or rhetorical appeals are devices in rhetoric that classify the speaker's appeal to the audience. They are ethos, pathos and logos, as well as the less used kairos. Kairos बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। Right or critical moment. Additionally, these are questions to other typos such as types. Additionally, there are questions to other types such as mythos. Aristotle's rhetoric describes the modes of persuasion as thus. Persuasion is clearly a sort of demonstration, since people are most fully persuaded when we consider a thing to have been demonstrated. Of the modes of persuasion furnished by the spoken words, there are 3 kinds. Persuasion is achieved by the speaker's personal character when the speech was so well spoken as to make us think them credible. Secondly, persuasion may come through the hearers when the speech stirs their emotions. Thirdly,
Persuasion is effected through the speech itself when we have proved a truth or an apparent truth by means of the persuasive arguments suitable to the case in question. अब जो मोड्स ऑफ परसुएशन है वो 3 तरीके से अचीव किए जाते हैं, एथोस, पैथोस, लोगोस, जिनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो ये हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि एरिस्टोटल ने अपनी किताब एथिक्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि एथोस, पैथोस, लोगोस जो होते हैं 3 तरीके के कॉन्वर्सेशन होते हैं जिसके थ्रू आप अपने चीज़ों को अचीव करते हो, जिससे लोगों को परसुएट करते हो, और यही 3 मोड के बेसिस पे आप नेगोशिएट करते हो। तो जब भी आप नेगोशिएशन की क्लास लोगे IIM में या किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे जहाँ पे आपका काम ही बोलने का है, नेगोशिएट करने का है, तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ाई जाएँगी। अब एरिस्टोटल की एक और किताब है रिटॉरिक, जिसमें इन चीज़ों का और मेंशन किया गया है, जिसमें परसुएशन के बारे में ही बोला गया, और परसुएशन के बारे में ये बोला है एरिस्टोटल ने कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव टेक्निक है। जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो किसी को तो आदमी अपने आप उस चीज़ से कन्विंस हो जाता है। आप कितना भी किसी को समझा लो, पर परसुएट करने का जो बेस्ट तरीका है वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है। इसीलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स बेस्ट होते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए। इसीलिए जब हम किसी रियल जगह पे अपनी पूरी टीम को नहीं ले जा पाते तो उन्हें कमरे में बैठ के PPT दिखाते हैं, फोटोज और वीडियोज के थ्रू उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जो आपका आइडिया और प्लान होता है। पिचिंग भी यही होती है। अब परसुएशन के भी 3 तरीके जो उन्होंने बताए हैं, उसमें पहला तरीका ये है कि आप इतनी अच्छी स्पीच दो, इतने अच्छा कंटेंट के साथ दो, इतने अच्छे तरीके से बोलोगे, लोग अपने आप ही उससे कन्विंस हो जाएं। और सेकंड इफेक्ट अगर आप देखो उसका ये होता है, वो पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये स्पीकर के हाथ में नहीं होता है, ये उनके हाथ में होता है जो उसको सुन रहे हैं, जो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे 50 लोग अगर आपके क्लास में हैं जिनको आपको एक चीज़ सुना रहे हो, तो आप तो अपने पूरे कन्विक्शन के साथ सुना रहे हो। 40 लोग आपसे एग्री भी कर रहे हैं, पर 10 लोग हो सकता है आपसे एग्री ना कर रहे हो, क्योंकि उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं। तो वो जो 40 लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं, वो उस चीज़ से इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पास्ट में उनके साथ ऐसी कोई ना कोई चीज़ हुई है, या उस थ्योरी से वो कहीं न कहीं टकराए हैं। तो उससे उनके अंदर एक इमोशन जागृत हो रहा है, जिसकी वजह से उस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है बाकी 10 लोगों ने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस ना की हो, या उनका इंटरेस्ट ना हो उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ़ उसे सुनेंगे और वो कमरे से चले जाएँगे। थर्ड तरीका जो होता है, अगर आप इसे POV पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो पहला तरीका होता है जहाँ पे स्पीकर इतना अच्छा बोलता है कि सामने वाला कन्विंस होता है। दूसरा तरीका ये है कि हियरर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्पीकर इज स्पीकिंग खुद उस इमोशन से स्टेट हो जाते हैं और उस चीज़ से कन्विंस हो जाते हैं। तीसरा तरीका ये है जहाँ पे आप एक्चुअली परसुएट करते हो, जहाँ पे आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, उनको ट्रुथ दिखाते हो, उनको फैक्ट्स दिखाते हो, उनको बताते हो कि क्यों आपको कन्विंस होना है। यहाँ पे स्पीकर कुछ नहीं कर रहा है, स्पीकर आपको एज इट इज फैक्ट्स दिखा रहा है, और हियरर उस फैक्ट्स को एज्यूम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो उसको समझते हैं। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ परसुएशन विच यू शो थ्रू विच यू राइट योर फिल्म्स एंड यू राइट द कॉन्वर्सेशंस। ये डायलॉग राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा कि डायलॉग जब आप लिख रहे हो, तो कई बार हम लोग जैसे कोई हिस्टोरिकल फिल्म लिख रहे हैं तो हम उसमें श्लोक का इस्तेमाल करते हैं। हम श्लोक का इस्तेमाल करते हैं, पर जो पब्लिक है उसको श्लोक नहीं पता, तो हम श्लोक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कई फिल्में हैं, जैसे कि आप सिंघम देखोगे तो उसमें वो लाइन है अता माझी सटकली। अब आता माझी सटकली तो मराठी लाइन है, तो उससे ऑडियंस क्यों इतनी प्रभावित है और क्यों उसको बार बार बोलती रहती है? क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नहीं थी। मेरा दिमाग खिसक रहा है, ये हज़ारों बार फ़िल्मों में आ चुका है, और ये बहुत ही हिंदी लाइन है, टिपिकल लाइन नहीं है। जब आता माझी सटकली करते हो तो लोग क्यूरियस होते हैं उसको जानने के लिए, और वो इंटरेस्टेड होते हैं उसको समझने के लिए, उस आर्ट को समझने के लिए, और थोड़ी-सी जेन्युइन लगता है क्योंकि वो कैरेक्टर ही मराठी है। वैसे ही जब श्लोक का इस्तेमाल होता है किसी फ़िल्म में, तो भले ही हमें श्लोक का अर्थ ना पता हो, हम इम्प्रेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमें ये पता है कि श्लोक जैसी चीज़ होती है, संस्कृत जैसी चीज़ होती है, तो हमें लगता है कि जो बंदा बोल रहा है, वो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा, अपनी नॉलेज के बेसिस से बोल रहा होगा। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे स्पीकर्स कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको सिर्फ़ इम्प्रेस करते हैं। आपको उसका मतलब नहीं पता, पर आप स्टिल इम्प्रेस हो जाते हो विदाउट इवन नोइंग द मीनिंग और द ट्रुथ ऑफ व्हाट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ सेइंग। जिसकी वजह से कई बार हम ऐसे स्पीकर्स को जानते हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, जिस पे मैंने किताब में लिखी थी एम्फिगोरी। एम्फिगोरी शब्द का मतलब ही यही है कि जो चीज़ सुनने में इंटेलिजेंट लगे, पढ़ने में इंटेलिजेंट लगे, पर वो एक्चुअली हो ना। तो कई बार जब नॉर्मली लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, हो सकता है जो बोल रहा है उसको भी समझ में ना आए, पर आप उस आदमी को बड़ा आदमी मान लेते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर वो आदमी ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो मुझे नहीं पता है, और मैं अपने आप को बहुत इज़्ज़त देता हूँ कि मेरे को काफ़ी चीज़ें पता हैं, तो फिर आप उसको अपने आप ही इज़्ज़त देने लग जाते हो। हो सकता है उस आदमी के अंदर कुछ ना हो, ये भी चांसेस है कि हो सकता है वो आदमी बहुत ही नॉलेजेबल हो। कई बार बहुत नॉलेजेबल लोग ऐसी बातें करते हैं जो आपकी समझ में नहीं आती हैं। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। बट एनीवेज़ देयर इज़ अ सिंबॉलिक कनेक्शन बिटवीन दीज़ थिंग्स व्हेन यू अब इंडिया में अगर कोई फ़िल्म बने जिसमें श्लोक की जगह आप चर्च के या इस्लामिक जो सुराज़ हैं, या जो चर्च के साम्स हैं, उनको आप यूज़ करोगे,
तो शायद ऑडियंस उतनी कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि ऑडियंस उस चीज़ों के बारे में उतना जानती नहीं, उनका कल्चर नहीं है, वो बेस नहीं है। हालाँकि दोनों ही चीज़ों का इफ़ेक्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि ना संस्कृत का श्लोक उनको समझ में आ रहा है, ना इस कुरान का सूरा समझ में आ रहा है, ना बाइबल का साम समझ में आ रहा है। तो तीनों ही चीज़ में इफ़ेक्ट सेम होना चाहिए, पर नहीं होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि उसने संस्कृत बोला है और लोगों को पता है कि संस्कृत लैंग्वेज है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। तो ये आदमी जो बोल रहा है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें बोल रहा है, जिसकी वजह से हम उसको इज़्ज़त देने लग जाते हैं। दैट्स द होल थिंग। तो जब फ़िल्में भी लिखी जाती हैं, तो कल्चर बेस्ड ही होनी चाहिए, क्योंकि जिनको आप दिखा रहे हो पिक्चर, वो कल्चर से उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप फॉरेन रिएक्शन वीडियो देखोगे, तो अक्सर आप उसमें देखोगे कि कुछ चीज़ें वो लोग नहीं समझ पाते हैं, कि पति-पत्नी के बीच का रिलेशन या माँ-बेटे के बीच का रिलेशन वो नहीं समझ पाते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनके कल्चर में वैसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या हम गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ कल्चर का डिफ़रेंस है कि उनके कल्चर में नहीं होता है, हमारे कल्चर में होता है। दे आर अम्यूज़्ड, कि ऐसा भी हो सकता है और हमें अच्छा लगता है, हम कनेक्ट होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है। Ethos is a Greek word meaning character that is used to describe the guiding beliefs or ideals that characterize a community, nation, or ideology. The Greeks also use these words to refer to the power of music to influence emotions, behaviors, and even morals. Early Greek stories of Orpheus exhibit this idea in a compelling way. The words used in rhetoric is closely based on the Greek terminology used by Aristotle in his concept of the three artistic proofs or modes of persuasion. एथोस के बारे में मैं आपको डिटेल में और आराम से हल्के से, मतलब इतना आसानी से बताऊंगा कि आप समझ जाओगे। हालांकि एथोस के बारे में आपको समझना है, तो जैसा इसमें कैरेक्टर के बारे में बोला गया है कि वो कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर सिर्फ आदमी के किस एथिक्स से वो काम कर रहा है उस बारे में होता है। तो एथोस का मतलब आप सिंपल समझ लो कि एथिक्स होते हैं। ग्रीक्स ने इसको इमोशन से भी कंपेयर किया, पर एक्चुअली इमोशन से जो एरिस्टोटल का मतलब था वो नहीं था, और उसको उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता है। पर ग्रीक्स इसको यूज़ करते हैं, मिक्स मैच कर देते हैं, लोगों की अलग अलग थ्योरीज होती हैं। मोस्टली एथोस का मतलब होता है एथिक्स, अ कैरेक्टर, द वे अ कैरेक्टर बिहेव्स। तो जो जिस तरह से वो बिहेव करता है, वही उस कैरेक्टर के एथिक्स होते हैं, तो उसको ही एथोस कहते हैं। पैथोस फॉर सफरिंग और एक्सपीरियंस, इट अपील्स टू द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस एंड elicits feelings that already reside in them. Pathos is a communication technique that used most often in rhetoric, in which it is considered one of the three modes of persuasion alongside ethos and logos, as well as in literature, film, and other narrative art. Emotional appeal can be accomplished in many ways, such as the following: by a metaphor or storytelling, commonly known as hook; by passion in the delivery of the speech or writing as determined by the audience; by personal anecdote. पैथोस को सिंपली अगर समझना है, तो आप इस तरह समझ सकते हो कि पैथोस मतलब होता है इमोशंस, पेन, जो किसी कैरेक्टर के अंदर होता है, जो कि पेन से ही इमोशन निकलेगा। तो जब मैं थिएटर करता था, तो अक्सर ये होता था कि पैथोस मिसिंग है इसमें, यहाँ पे पैथोस लेके आओ। एक्टर्स को बोलते थे पैथोस डालना है यहाँ पे ये स्क्रिप्ट में पैथोस नहीं आ रहा है। ये फिल्म लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता शब्द, पर थिएटर में जब आप जाओगे तो पैथोस शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है। एथोस लेगोस का इस्तेमाल नहीं करते, पैथोस 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 करते रहते हैं। तो मैं सोचता था कि पैथोस का क्या मतलब है। बाद में जब पढ़ा मैंने इसके बारे में, तो मुझे पता चला पैथोस बेसिकली इज एनीथिंग दैट एक्चुअली हिट्स योर इमोशंस। तो जैसा इसमें 3 रीजंस दिए हैं कि आप मेटाफर और स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही आप पैथोस जनरेट कर सकते हो, जो कि सबसे ईजी और अच्छा तरीका है, मोस्ट इफेक्टिव तरीका है एक्चुअली। अगर आप हिंदू लिटरेचर पढ़ोगे या हिंदू स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वेद्स पढ़ोगे या महाभारत पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, ये सारी चीज़ों में वही चीज़ें बताई गई हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे युद्ध करना चाहिए, कैसे कैरेक्टर का होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। वो सारे ज्ञान दिए गए हैं गीता के थ्रू, अलग-अलग ग्रंथों के थ्रू, अलग-अलग स्टोरीज़ के थ्रू। अगर आप पंचतंत्र पढ़ोगे, तो वो भी बंच ऑफ स्टोरीज़ है। एसोप्स फेबल्स पढ़ोगे, तो वो भी बंच ऑफ स्टोरीज़ है, जिसके थ्रू वो कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कई बार फ़िल्म मेकर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि स्टोरीज़ में मैसेज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। किसी ज़रूरी नहीं है कि स्टोरीज़ में मैसेज होने चाहिए। वो स्टोरीज़ में मैसेज इसलिए होते थे क्योंकि उन लोगों को ये पता था, हमारे पूर्वजों को ये पता चल चुका था कि अगर आपको किसी को कुछ बताना है, उसके दिमाग के अंदर घुसानी है कोई बात, तो आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताओगे, तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग आइडेंटिक वे में वर्क करता है, जिसका मतलब ये है कि हम पिक्चर्स में सोचते हैं, शब्दों में नहीं सोचते हैं। तो जब आप पिक्चर्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू रिलेशन बनाते हो, पिक्चर्स का रिलेशन बनाते हो, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को ईज़िली कंसीव कर पाता है, समझ पाता है। तो जब भी आपको किसी को कोई चीज़ बतानी है, तो आप स्टोरी के थ्रू बताओगे। इसलिए जब माँ-बाप बच्चों को भी कुछ समझाते हैं, तो वो स्टोरी के थ्रू समझाते हैं, बेटा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। पता है एक बाबा आए थे, उन्होंने ऐसा कर दिया था। व्हाई? अनकॉन्शियसली दे आर क्रिएटिंग दोज़ स्टोरीज़, कि पता है वो मोहल्ले में एक चंदू रहता था, उसने ऐसा किया था, तो उसको लोगों ने बहुत मारा। तुम ऐसा मत करना वरना लोग तुम्हें मारेंगे। तो पहले उन्होंने स्टोरी बताया। अगर उसको बोलते कि तुम ऐसा करोगे तो लोग मारेंगे, तो वो नहीं समझेगा। अगर आप उसको स्टोरी के थ्रू बताओगे, वो विजुअल्स क्रिएट करेगा, और उस चीज़ के विजुअल्स उसके दिमाग में हमेशा रहेंगे। जिसकी वजह से स्टोरीज इज द बेस्ट मेथड टू इवोक इमोशंस बाय पैशन इन द डिलीवरी ऑफ द स्पीच और राइटिंग एज डिटरमाइंड बाय द ऑडियंस। अब जैसे आपने
चक दे की स्पीच देखी होगी, या मोहब्बतें की स्पीच देखी होगी, या अल पचिनो की स्पीच देखी होगी, या फिर बहुत सारी फ़िल्में जिनकी लास्ट स्पीच है, जैसे अ फ्यू गुडमैन की स्पीच है जैक निकल्सन की, वो सब देखी होंगी। तो आप देखोगे कि उन सारी स्पीचेस में कोई ऐसी चीज़ डाली जाती है जिसकी वजह से, क्योंकि क्लाइमैक्स में है मोस्टली ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम आपके इमोशंस हाई होने चाहिए। तो वैसी चीज़ डालेंगे जो आपके इमोशंस को हिट करेंगे। इमोशंस को हिट करने में मैंने देखा है एथिक्स और मोरालिटीज़ का भी बहुत हाथ होता है, और रिलेशंस का तो बहुत होता है। इफ़ यू कनेक्ट ऑल दीज़ थिंग्स टू फर्स्ट नेशनैलिटी, कंट्री, एंड जो मदर फादर और सम पर्सनल रिलेशंस, लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। अगर जैसे मुझे, मेरा भाई है, बहन नहीं है, तो अगर बहन से रिलेटेड कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो शायद मैं उतना इमोशनल ना हूँ, पर बड़े भाई से रिलेटेड कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा। अगर सूअर कट रहा है रोड पे तो शायद मुझे उतना इमोशन ना आए, पर अगर कुत्ता के कोई मार रहा है तो फिर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे घर में कुत्ता है, मैं वो इमोशन फ़ील कर सकता हूँ कि कुत्ते को जब चोट लगती है तो कितना बुरा लगता है। ख़ासतौर पे आपका अगर पेट हो, उसको कोई कुछ बोले तो आपको कितना बुरा लगता है, आप ये फ़ील कर सकते हो। तो आप उसी चीज़ को फ़ील कर सकते हो जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है पहले। जिस रिलेशन को आपने एक्सपीरियंस किया, उस रिलेशन में जब आँच भी आती है, तो भी आप उसे फ़ील कर सकते हो। आप उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना होगा जहाँ पे एक आदमी के हाथ में हथौड़ा मारो तो उसको दर्द होता है। पर अगर उसके हाथ में एक नकली हाथ लगा दो और रख दो, उसको पता है कि नकली हाथ है और वो देख रहा है कि वो नकली हाथ है, उसके हाथ से कनेक्ट कर रखा है, और तब भी आप उसके ऊपर अगर हथौड़ा मारने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर पेन क्रिएट होता है। तो दिस इज़ हाउ आवर माइंड वर्क्स। इवन आफ्टर नोइंग कि वो हाथ उसका नहीं है, बट वो इमेजिन कर पा रहा है कि वो जो हाथ रखा है वो उसका हो सकता था। वो इमेजिन कर पा रहा है कि उसका हाथ थोड़ी देर पहले वहाँ पे रखा था। सो ही कैन फील द सेम काइंड ऑफ इमोशन। सो दिस इज़ हाउ अवर माइंड वर्क्स। सो वंस यू, जैसे कि मैंने आपको बार-बार बोला है इन सारे वीडियोज़ में, कि अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हो, देन यू हैव टू गो थ्रू द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सबके दिमाग में अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं। साइकोलॉजी एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं और इतने कॉम्प्लेक्स लोग हैं कि हर कोई अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। तो हर आदमी के ऊपर एक सेपरेट बुक लिखी जा सकती है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। किसी की लाइफ़ बोरिंग नहीं होती। हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसी चूतियापंती की चीज़ें हैं जो आप लिख के एंटरटेन हो सकते हो। बाय पर्सनल एनेक्डोट बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जो कि लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप उसके सामने खड़े हो। इसीलिए अगर आप देखो तो जैसे ड्रामेटिक स्टोरीज़ होती हैं जो एक्टर्स अक्सर सुनाते हैं इंटरव्यूज़ में, कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, एंड यू फील वेरी इमोशनल अबाउट इट, बिकॉज़ अ पर्सन in front of you is telling something about himself and you can imagine him doing all those things। और जब भी कोई आदमी अपने बारे में कुछ बता रहा होता है, भले ही सही बता रहा होता है, गलत बता रहा होता है, तो वो बड़े पैशन से खुद बता रहा होता है, क्योंकि वो खुद उसको इमेजिन कर रहा होता है, अपने आप को उस जगह पे इमेजिन कर रहा होता है। इसीलिए मोस्टली जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो लोग एनेक्डोट्स बहुत डालते हैं। इसलिए जब पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं तो वहाँ भी लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज़ ज़रूर सुनाते हैं। मेरे नाना, मेरे नानी, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरा चाचा, मेरे चाची, ये सब कहानियाँ ज़रूर सुनाते हैं। इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को इमोशनल करती हैं। इसलिए यूएस की पॉलिटिक्स भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी फैमिली को बहुत कंसीडर किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, क्योंकि स्टोरीज़ वहाँ भी वर्क करती हैं। जो चीज़ें मैं आपको स्क्रीन राइटिंग में बता रहा हूँ वो आपको लाइफ में हर जगह काम आएँगी। आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आप पॉलिटिक्स में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। ये सारी चीज़ें समझोगे तो ही फ़िल्म लिख पाओगे। फ़िल्म मेकर को, एक अच्छे स्क्रीन राइटर को चतुर्फ़ा दिमाग दौड़ाना चाहिए, उसको 3D नॉलेज होनी चाहिए दुनिया भर की, क्योंकि कौन-सी चीज़ वो कहाँ इस्तेमाल करेगा उसको नहीं पता है। उसे हर तरीके के कैरेक्टर का ज्ञान भी होना चाहिए, उसे हर तरीके के प्रोफ़ेशन का ज्ञान भी होना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, दुनिया में क्या हो चुका है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और दुनिया में क्या हो सकता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो ही साइंस फ़िक्शन बनता है। सो एज़ अ राइटर यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज, फॉर दैट यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। So I would recommend that you read a lot of books. Logos is a term in Western philosophy, psychology, rhetoric, and religion derived from a Greek word variously meaning ground, plea, opinion, expectation, word, speech, account, reason, proportion, and discourse. It became a technical term in Western philosophy, beginning with the Heraclitus, who used the term for a principle of order and knowledge. एथोस, पैथोस और लेगोस को जितना कॉम्प्लेक्सली यहाँ पे बताया गया है और हर एक जगह पे अलग-अलग तरीके से बताया गया है। जैसे अलेक्जेंडर डुमास की अगर आप किताब पढ़ोगे, थ्री मस्केटियर्स, तो उसमें भी एथोस, पैथोस, लोगोस के बारे में बताया गया है। मतलब ऐसे नहीं बताया है, पर उसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे उनका नाम ही एथोस, पैथोस, लोगोस था, जिसकी वजह से 3 शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और लोगों ने इसको दोबारा देखना शुरू किया। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे पता नहीं कि सही में फेमस है या इसकी वजह से फेमस हुआ है। पर थिएटर में तो ये शब्द बहुत यूज़ होते हैं। तो एथोस, पैथोस, लोगोस को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ, जो कि मुझे एक आईआईएम के प्रोफेसर ने बताया था, इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दो, तो एथोस मतलब होगा आपका एथिक्स, पैथोस मतलब होगा आपका पेन, सफरिंग एंड इमोशंस, लोगोस होगा आपका लॉजिक्स। लॉजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, वर्ड, एक्सपेक्टेशन, स्पीच, facts, statistics, truth, and everything. Everything will come under logic, because logic is something that we know, that something that our mind has concluded from all the things it has learned.
दैट इज़ लॉजिक। जब आप लॉजिक की बात करते हो तो लॉजिक यही है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना और जितना डेटा हमारे पास उसको हमें दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है वही लॉजिक है। तो जब हम फ़िल्म को देखते हैं और हमें आइंस्टाइन ने बताया है या आइज़ैक न्यूटन ने बताया है कि ऐसा होना चाहिए, ग्रेविटी इस तरह वर्क करती है, ये चीज़ इस तरह वर्क करती है और जब वो चीज़ उस तरह से नहीं होती है तो हम कहते हैं यार ये लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पे वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है। पर क्या वो चीज़ वर्क कर सकती है? हाँ, वो चीज़ वर्क कर सकती है, पर शायद आपके लॉजिकल स्फीयर में वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। लॉजिकल स्फीयर के बारे में आगे बताऊँगा। पर अगर आप इसको इस तरह से समझो कि अगर आप इसको कन्वर्सेशन में इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हो, एथोस, पैथोस एंड लोगोस को, एथोस एथिक्स, पैथोस इमोशंस, लोगोस लॉजिक्स, इन तीनों को जब आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि एक बच्चा अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं शायद पहले किसी वीडियो में भी दे चुका हूँ, मैं फिर से वही देना चाहता हूँ, जो कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें बड़े सिंपली तरीके से सामने वाले को समझ में आती है कि अगर एक बच्चा अपने अपने बाप के पास जाता है और जाके उनसे ये कहता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। पापा कहते हैं मैं तुम्हें साइकिल नहीं दूंगा। तो बेटा कहता है कि पापा आ, आपको मुझे साइकिल देनी चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे पापा हो, आपके जितने अच्छे पापा होते हैं अपने बच्चों को साइकिल देते हैं और अच्छे लोगों को ऐसा करना चाहिए। उनको एथिक्स सिखाने लगता है कि अच्छे बाप के क्या एथिक्स हैं कि उनको साइकिल मिलनी चाहिए। तो वो एथिकली उनको बताना शुरू करता है कि एक अच्छे पापा को देना चाहिए, एक अच्छे बच्चे को ऐसे मांगना चाहिए और हर घर में साइकिलें मिलती हैं तो इस तरह से आपको देनी चाहिए। तो वो एथिक्स पे हिट करता है। पर फिर उसके बाद आपका जब बाप कहता है कि मैं तुम्हें तब भी साइकिल नहीं दूंगा, तो बेटा आ जाता है लोगोस के ऊपर, लॉजिक्स बताने लगता है। फिर वो फैक्ट्स बताता है तुमको कि पापा अगर मेरी साइकिल आ जाएगी तो फिर मैं जल्दी ट्यूशन जा पाऊंगा, अगर मेरी साइकिल आ जाएगी तो मम्मी की धनिया होगी वो भी मैं जल्दी ला पाऊंगा। अगर आपने ओए लक्की लक्की ओए देखी हो तो उसमें भी ये चीज़ यूज़ होती है कि जब वो अपने फादर से रेड स्कूटर मांगता है लड़का लक्की, तो यही कहता है कि पापा इस ट्यूशन जाने में देरी हो जाती है, मम्मी बार बार धनिया और मटर मांगाती हैं तो उसमें भी लेट हो जाता है, अगर स्कूटर आएगा तो ये सारे काम कितनी जल्दी हो जाएंगे। तो वो वहाँ पे लोगोस का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ लॉजिक्स दे रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सुबह सुबह साइकिलिंग पे जा सकता हूँ, मेरी हेल्थ बेटर हो जाएगी, मुझे कोचिंग जाने में आसान होगा, मुझे स्कूल जाने में आसान होगा, टेम्पो का खर्चा बचेगा, मैं साइकिल से ही स्कूल चले जाऊँगा, धनिया मिर्ची है, शाम को सब्जी लानी होती है, वहाँ पे जाने में भी मुझे आसानी होगी, कोई सामान लेके आना है घर का वो भी ला सकता हूँ। तो यहाँ पे उसने लॉजिक्स बताया अपने फादर को, तो यहाँ पे लोगोस हो गया। अब अगर आप पैथोस पे बात करते हो तो समझिए कि फादर ने फिर से मना कर दिया कि मैं तुम्हें साइकिल नहीं दूंगा। तो बेटा कहेगा कि भैया पैथोस पे आते हैं, तब बेटा रोने लगेगा कि आप मेरे अच्छे पापा नहीं हो, ज़मीन पे गिर जाएगा, आंसू बहाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा और कहेगा कि आप मेरे पापा नहीं हो, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, अगर मैं आपसे तभी प्यार करूँगा जब आप मुझे साइकिल ला के दोगे, आप बहुत ही गंदे हो इंसान हो और ये हो वो हो, सब रोना शुरू करेगा। वो इमोशंस भी हिट करेगा, बाप कहेगा भाई दिला दो इसको साइकिल। तो आपने तीनों स्टेजेस देखी कि आपने एथिक्स का इस्तेमाल किया, लोगोस का इस्तेमाल किया, पैथोस का इस्तेमाल किया और यही सारी चीज़ें आपके नेगोशिएशंस में भी इस्तेमाल होती हैं। इनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, यही तीनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। पहले जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है उसको एथिक्स से बताया जाता है कि भाई तुम्हारा क्राइम कन्फेशन करना सही चीज़ है, इसको तुम्हें करना चाहिए। वो कहता है नहीं करूँगा, तो उसे लॉजिक बताए जाते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो हो सकता है तुमको सज़ा हो सकता है तुम बच जाओ, पर हो सकता है तुम्हें सज़ा हो, फिर ये हो, फिर जज तुम्हें ऐसा बोले, फिर वैसा बोले। फिर जब वो नहीं मानता है तो फिर उसे इमोशनल किया जाता है कि जिनकी फैमिली को तुमने मारा है वो कितने दुखी हैं, कितना गलत काम किया तुमने, एथिकली कितना गलत काम है, किसी आदमी की जान चली गई और तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, उसे गिल्ट में लेके जाते हैं, जिसको पैथोस कहते हैं। और तब वो जाके कई बार हो सकता लोग टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और वो रोने लगते हैं। फिर उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारी फैमिली पे इस चीज़ का क्या असर होगा अगर तुम झूठ बोलोगे और तुम्हें 10 सालों की जेल हो जाएगी, अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम्हारी फैमिली कितनी खुश होगी। वो जो सिनारियो दिखाया जाता है उसी को पैथोस कहते हैं। आपको इमोशंस से हिट किया जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एथोस पैथोस एंड लोगोस की। लॉजिकल स्फीयर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद से बनाई है और ये मुझे किसी राइटर ने बताई नहीं थी, पर उसने जब मुझे एक कॉन्सेप्ट सुनाया था तो उसने मुझे सिर्फ एक थ्योरी बताई थी कि यार हर जगह ना एक हर फिल्म का एक स्फीयर होता है और हर फिल्म के अंदर एक दुनिया बनाई जाती है। तो वो चीज़ को मैंने बहुत दिन सोचा, उसके बाद मैंने उसका लॉजिकल स्फीयर नाम दिया कि हर फिल्म का एक लॉजिकल स्फीयर होता है, उस स्फीयर के बियॉन्ड चीज़ नहीं जाती। इसे लॉजिक्स की भी लिमिटेशंस होती हैं, जो चीज़ आपको नहीं पता है आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आप जितना जानते हो आपको लगता है वही सही है, तो वही आपके लॉजिक्स हैं, उसी के हिसाब से चीज़ें वर्क करती है। अगर कोई आपको बता दे कि ग्रेविटी नहीं है, बचपन से बताया गया है, तो वो और फिर उसके बाद आप किसी चीज़ को ज़मीन पे गिरते देखो तो वो आपके लॉजिक में फिट नहीं होगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अजीब सा ही हो रहा है। क्योंकि वो आपका लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में। आपकी नॉलेज का दायरा ही आपका लॉजिक है। तो हर फ़िल्म का भी एक दायरा होता है, फ़िल्म में कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता। It is the world whose rules are set by the writer and then the story and its characters works according to those rules. A horror movie has its own rules and the ghosts will work according to the rules. A superhero film will have its own rules and the protagonist and antagonist will work according to the same rules. ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी फिल्म में अगर जैसे मैंने एक हॉरर फिल्म का एग्जांपल दिया है तो बेस्ट एग्जांपल है। किसी भी हॉरर फिल्म में अलग अलग तरीके के भूत होते हैं।
पर भूत हमेशा एक ही तरह से काम करता है। अगर वो तुम्हें डराने के लिए सफ़ेद साड़ी पहन के आ रहा है, तो वो सफ़ेद साड़ी ही पहन के आएगा, सडनली चंदेरी की साड़ी पहन के नहीं आएगा। अगर आयरन मैन की कुछ पावर्स हैं, तो वही पावर रहेंगे। अगर थॉर तगड़ा हो जाता है, तो वो तगड़ा ही रहेगा, उसके हाथ से जाले नहीं निकलेंगे। स्पाइडरमैन के हाथ से जाले निकलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सुपरमैन की तरह उड़ना शुरू कर देगा। नहीं, हर कैरेक्टर के अपने लॉजिकल स्फीयर्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसी तरह फ़िल्म की अपनी लॉजिकल स्फीयर्स होते हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपने दुनिया क्रिएट करी है, उस दुनिया में उसी तरह से वर्क होगा। अगर हैरी पॉटर में जादू करने का एक तरीका है, तो उसी तरीके से जादू होगा। क्योंकि अगर आप लॉजिकल स्फीयर नहीं बनाओगे, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी और कोई भी कैरेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और आप लिखते टाइम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो आपको सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं हर एक कैरेक्टर के और अपनी दुनिया के, कि इस दुनिया में यही हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। अगर आप मैट्रिक्स जैसी फ़िल्म लिख रहे हो जिसमें एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट करी है, तो उस वर्चुअल दुनिया के भी कुछ रूल्स होंगे। उस वर्चुअल दुनिया से रियल दुनिया में आने के भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। उस रूल्स को फ़ॉलो किए बिना आप वहाँ तक अंदर आने के लिए क्वालीफ़ाई नहीं कर पाओगे। स्क्विड गेम्स के भी अपने रूल्स हैं, उस पिक्चर के अपने रूल्स हैं। तो लॉजिकल स्फीयर आपको हर फ़िल्म का बनाना पड़ता है, भले ही फ़िक्शन हो, नॉन फ़िक्शन हो, किसी भी तरह की फ़िल्म बना रहे हो, आपको अपने लॉजिकल स्फीयर बनाने पड़ेंगे। उसी के बेसिस वो फ़िल्म चलेगी। अगर क्राइम ड्रामा है, तो उसमें ऐसे लोग होंगे जो क्राइम करते हैं और इस तरह के लेवल पे जा सकते हैं। हो सकता है रियल लाइफ़ में कोई आदमी इस लेवल के क्राइम ना करता हो, पर आपकी दुनिया में कर सकते हैं, तो अगर वो वहाँ तक जा सकते हैं, तो उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जा सकते हैं, तो उनका कैरेक्टर ही वैसा है, वो नहीं जा सकते हैं। तो जब ऐसे में ट्विस्ट आता है, तो उसे हम कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, फिर हमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये चीज़ को हम लॉजिकल स्फीयर कहते हैं। डीपर हिडन मीनिंग्स, ये चीज़ जो है, ये फ़िल्म स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती है, क्रिटिक्स को बहुत पसंद आती है। डीपर हिडन मीनिंग्स मतलब जो चीज़ें ऑथर दिखाना चाह रहा है, पर वो आपको अपैरेंटली बताता नहीं है, वो सारे डीपर हिडन मीनिंग्स होते हैं। कई बार कॉन्टेक्चुअल होते हैं, कई बार फिजिकल होते हैं। अलग-अलग तरीके से आप हिडन मीनिंग्स पिक्चर में डाल सकते हो। Deeper hidden meanings are basically the metaphors that are used to narrate a story. Sometimes deeper meanings are intended by the creator, sometimes audience over-analyze to create deeper meanings. Hidden meanings were introduced to art by Illuminati by including hidden cryptic symbols in their arts in the 15th century. During World War, creators used hidden meanings disguised in cryptic form to propagate their agendas to common people. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आर्ट डेवलपमेंट हुआ था, वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा था। आर्ट का इन्वेंशन ही प्रोपेगेंडा है। हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना होता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि प्रो एस्टेब्लिशमेंट में आप क्या ही बनाओगे, फिर तो प्लीजिंग करना हो गया ना, तो उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। तो रेबेलनेस में जो एक्साइटमेंट है, वो एक्सेप्टेंस में नहीं है। तो आप क्या करते हो, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, आप उसके अगेंस्ट कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आप कोई आर्ट फॉर्म बनाते हो, जैसे थिएटर है, नुक्कड़ नाटक है, या कोई पेंटिंग है, या कोई स्कल्पचर है, वो बनाते हो, उसमें कुछ डीपर हिडन मीनिंग्स डालते हो, ताकि लोग जो उससे रिलेटेड हैं या उसमें डीप रिसर्च करते हैं, वो ही उस चीज़ को समझ पाए। कई बार ऑडियंस भी इसको ज़्यादा ही समझने की कोशिश करती है, ओवर एनालाइज करती है, कुछ चीज़ों का मतलब नहीं होता है। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाओगे, तो कई बार लोग ऐसी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं जो फ़िल्म मेकर ने भी नहीं देखी होती है। उसको भी नहीं पता होता, उसने डालने की कोशिश भी नहीं की होती है। आप उसको ज़बरदस्ती ही लेके घूम रहे होते हो कि नहीं, उसने ऐसा यहाँ पे बैज लगा रखा था, अरे पीछे दीवार पे सारी चीज़ें रखी हुई थी। हालाँकि बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स जानबूझ के ऐसा करते हैं, कुछ अपने थॉट्स प्रोसेस डालते हैं, कई बार सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। जैसे कई फ़िल्मों में कोई एक आध कैरेक्टर है जो हमेशा एक ही चीज़ खा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सिम्बॉलिक हो सकता है कि सेट पे वही खाना आता हो, तो वही खा लेता हो, बट ऑडियंस उसको सिंबॉलिक मानने लगती है। कई बार सबकॉन्शियस लेवल पे कैरेक्टर्स ऐसी चीज़ करते हैं, डायरेक्टर्स ऐसी चीज़ें करते हैं। तो जैसे अब आप अगर गैलीलियो के बारे में पढ़ोगे, लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ोगे, इन सब के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा इन्होंने अपनी आर्ट में कुछ स्क्रिप्ट्स डाले थे, सो दैट पीपल कैन रीच टू सर्टेन थिंग्स दे वांट देम टू रीच। गैलीलियो ने और माइकल एंजेलो ने जो स्टैचूज़ बनाई थी और जो चीज़ें बनाई थी, गैलीलियो ने ऐसी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज़ की थी, जिसमें उसने पूरे शहर में ऐसी स्टैचूज़ बनवाई थी। माइकल एंजेलो ने भी ऐसा किया था, जहाँ पे आपको वो स्टैचूज़ के जो हाथ थे, वो किसी डायरेक्शन में पेंट करते थे, पॉइंट करते थे, सॉरी। तो स्टैचूज़ के जो हाथ थे, वो किसी डायरेक्शन में पॉइंट करते थे, और जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करते थे, वो आपको किसी के रास्ते का बताती थी। वहाँ पे आपको शायद दूसरी स्टैचू मिलेगी, वो दूसरे रास्ते में पॉइंट कर दोगे, इस तरह करते-करते आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो इल्यूमिनाटी जो है, उन्होंने इसका बहुत इस्तेमाल किया था 15th सेंचुरी में, कि उनका जो सेंटर था, जहाँ पे लोग मिलते थे, उसके लिए उन्होंने पूरे शहर में ऐसे क्रिप्ट्स बनाए थे, जहाँ पे जो आदमी थोड़ा-सा भी अक्लमंद है, तो वो समझ सकता था कि यार ये सिग्नल कर रहा है उस तरफ। वहाँ जाते थे, फिर वहाँ पे दूसरी मूर्ति लगी होती थी, वो दूसरी तरफ सिग्नल करती थी, उस तरफ जाते थे। पर आम आदमी को या नॉर्मल किंग को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। जो उस चीज़ को खोज रहा है, उसी को वो चीज़ पता चलेगी। और ऐसे नॉर्मली जितने भी आप ग्रंथ पढ़ोगे या हिस्टोरिकल
नॉवेल्स पढ़ोगे, उसमें आप सारी यही चीज़ें देखोगे कि डायरेक्टली बहुत ही आम भाषा में चीज़ों को बताने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आम आदमी हर चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर सकता और आम आदमी उस चीज़ को खराब ही कर देगा। तो स्पेशलाइज़्ड लोगों के लिए ही वो आर्ट थी, जो कि वो ही समझ सकते थे। जब आदमी स्ट्रगल करता है किसी चीज़ तक पहुँचने के लिए, तो उस रास्ते में वो उस चीज़ को समझ जाता है, जो आम आदमी नहीं समझ सकता। खैर वो साइकोलॉजी है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर में भी क्रिप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, क्रिप्टोग्राफी एक पूरी आर्ट के तौर पे डेवलप हुई है, जो आज भी यूज़ होती है। वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो हिटलर के सैनिक थे, वो दूसरी कंट्रीज़ कुछ भेजना होता था, तो उसे क्रिप्ट्स में करते थे, जिसके लिए एलन ट्यूरिंग बहुत फेमस हुए और उन्होंने काफ़ी डिकोड किए उनके जो एल्गोरिदम्स थे, और यूएस से भी बहुत सारे ऐसे क्रिप्ट्स भेजे जाते थे, यूरोपियन कंट्री से भेजे जाते थे। तो पुराने ज़माने में भी होता था, बचपन में हम लोग छोटे थे तो अ, दूध से लिखते थे पेपर पे, उसके बाद उसे जलाते थे तो उसमें वो अक्षर बन के आ जाता था। तो वो सारे बहुत पुराने क्रिप्ट्स हैं जो बहुत पहले ज़माने में यूज़ होते थे। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग हमेशा से यूज़ करते रहे हैं। तो डीपर हिडन मीनिंग्स का मतलब यही होता है कि कुछ ऑडियंस को साइकोलॉजिकली कुछ बताना होता है। अब डीपर हिडन मीनिंग्स में एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि कई बार वो आदमी आपको बताना चाहता है और कई बार आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट भी करना चाहते हैं उस चीज़ को लेके। तो जैसे कई बार कोई फ़िल्म होती है, जैसे कि अब ऐसे फ़िल्म मुझे याद नहीं आ रही है, पर नॉर्मली बहुत सारी ऐसी फ़िल्में होती हैं जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा होता है। आपको फ़िल्म दिखाई जाती है और आपको लगता है कि यार ये फ़िल्म तो नॉर्मल है, पर एक्चुअली वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसे बहुत सारे, जैसे अभी मैं हिंदू धर्म के कई वीडियोज़ देखता हूँ, जिसमें बार-बार ये दिखाया जाता था कि जो चोटी पहनने वाले पुजारी होते हैं, उनका लगातार मज़ाक उड़ाया गया। तो मैंने देखा कि ओवर द टाइम मेरे दिमाग में जो चोटी रखते हैं पुजारी, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी। अब मैं करने लगा हूँ वो अलग बात है, पर पहले मेरे दिमाग में कोई भी इज़्ज़त नहीं थी। मुझे वो कॉमेडियन ही लगते थे, जो कि बचपन से मैंने जितनी फ़िल्में देखी हैं, उसमें उनको उनका हमेशा मज़ाक ही उड़ाया गया है। इवन मासूम पिक्चर मैं देख रहा था, तो उसमें भी पंडित का मज़ाक ही उड़ाया गया। तो जब बार-बार ऐसा मज़ाक उड़ाया जाता है, तो हम उस चीज़ को लेके एक मानसिकता बना लेते हैं। हमें पता नहीं चलता है, साइकोलॉजिकल एक मानसिकता बना लेते हैं। तो वो डीप हिडन मीनिंग्स होते हैं। तो इस तरह के मीनिंग्स बहुत सारी फ़िल्मों में रहते हैं। एक अंडरटोन होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, कई बार पॉलिटिकल एम्बिशन होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार किसी को हीरो बनाना होता है। अब जैसे अभी एक पिक्चर आई है स्काई फोर्स, जिसमें वीर पहाड़िया को हीरो बनाने के लिए मतलब पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो जब आप एडवर्टाइजिंग में जाओगे, जब आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग में जाओगे, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे ऑडियंस का दिमाग आप मैनिपुलेट कर सकते हो बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन। सो डीपर हिडन मीनिंग्स कई बार इसलिए डाले जाते हैं ताकि ऑडियंस कुछ और समझ सके। कई बार इसलिए डाले जाते हैं सो दैट टू मेक फ़िल्म मोर मीनिंगफुल। जैसे कि फ्रेंच फ़िल्में होती थी, उसमें जो पोस्टर्स लगाए जाते थे, उसमें जो बेल्ट्स पहनते थे कैरेक्टर, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। ध्यान देना भी चाहिए, इंडियन फ़िल्म मेकर्स ध्यान नहीं देते हैं, पर ध्यान देना चाहिए कि कैरेक्टर आपका किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब एक ऑर्गेनाइज़ेशन का गुंडा है, वो धोती-कुर्ता पहन के नहीं आएगा, वो सूट-वूट पहन के ही आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे एरिस्टोक्रेटिक फ़ीलिंग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, जो कि फ्रेंच सिनेमा में या यूरोपियन सिनेमा में आपको बहुत देखने को मिलती थी। तो कुछ जो मास्टर फ़िल्म मेकर्स हैं, जिनकी फ़िल्में फेस्टिवल में जाती हैं, खास तौर पे जो फेस्टिवल फ़िल्में हैं, उनमें ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। मीनिंगफुल सिनेमा इसी को कहते हैं।